If you don't have any questions, we will start from the next topic, which is actually AVL trees. So AVL trees क्या होते हैं? आप में से कितने स्टूडेंट्स ने AVL trees को अंडरग्रेड में पढ़ा हुआ है? आमतौर पर AVL trees एंड रेड ब्लैक trees पढ़ाए जाते हैं। आप में से किसी को आइडिया है? ठीक है, एटलीस्ट कुछ ने तो पढ़े थे। सो प्रॉब्लम बाइनरी सर्च ट्री के साथ क्या है? हमने लास्ट टाइम भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था। प्रॉब्लम ये है कि डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्डर में डेटा आता है, यू कैन हैव अनबैलेंस्ड trees, degenerated trees. For example, this is one example of binary search tree, जिसमें डेटा किस ऑर्डर में आ रहा होगा? असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा। फर्स्ट एलिमेंट 1 को इंसर्ट किया, या की 1 को, देन की 2 को, देन की 3 को, देन 4 को, एंड सो ऑन। तो इस केस के अंदर जब भी कोई नई वैल्यू आ रही है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमेशा आपकी एक ही ब्रांच बन रही है जो कि राइट है, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमेशा राइट के ऊपर जाती है। बट इस BST के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है फ्रॉम द सर्च पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वर्स्ट केस में आपको कितनी कंपैरिजंस करने पड़ेंगे? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, सो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बाइनरी सर्च ट्री हो लेकिन वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड का क्या फ़ायदा होता है, कोई मुझे बताएगा? फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। वही डेटा है बट दिस इज बैलेंस्ड, क्योंकि डेटा जिस ऑर्डर में आया दैट इज डिफरेंट। इस केस के अंदर आप देखें कि किसी भी नोड को सर्च करने के लिए वर्स्ट केस में आपको सिर्फ 3 कंपैरिजंस करने, whereas in this case it's order of n, and in the balance case it's actually logarithmic. So certainly we need to have balanced binary search trees. अभी तक हमने जो भी बाइनरी सर्च ट्री के इंसर्शन का एल्गोरिथम पढ़ा था, डिलीशन का पढ़ा था, वो ये इंश्योर नहीं करता कि आपका बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बने। So this is another example of binary search tree. So any questions so far? Okay, so if you don't have any question so far, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो हम ये इंश्योर कर लें कि बाइनरी सर्च ट्री जो हमारा होगा वो हमेशा ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री होगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री का आपको पता है कि क्या होता है? ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री वो होता है जो कि लेवल या हाइट h-1 तक कंप्लीट ट्री होता है, और लास्ट लेवल के ऊपर कुछ नोट्स मिसिंग होती हैं क्योंकि हमारे पास वो डेटा पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज टूवर्ड्स लेफ्ट। इस केस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर बाइनरी सर्च ट्री को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री की तरह मेंटेन करना है, सो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके अंदर नोड 2 इंसर्ट करूं एंड आई हैव टू इंश्योर कि ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट ट्री बने, सो क्या करना पड़ेगा? यू सी के रूट भी चेंज हो गई। 6 रूट थी, 6 अब एक लीफ नोड बन गई है। 8 रूट बन गई है सब ट्री की, 9 जो है लीफ नोड बन गई है। 1 और 4 जो है वो चिल्ड्रन बन गए। सो इट्स मोर लेस कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्री, जैसे हमने एक नोट बनाई जस्ट टू मेक श्योर कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट ट्री रहे। सो अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट बाइनरी ट्री के तौर पर हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो द पॉइंट इज, कैन वी डू? सो जो ओरिजिनल बाइनरी सर्च ट्री है दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्डर में डेटा आता है यू कैन हैव डीजेनरेटेड ट्रीज। आपकी सर्च की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो सकती है। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को एज अ कंप्लीट ट्री या ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री के तौर पर मेंटेन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी कोई एक इंसर्शन होगी, सो मोर लेस हमें पूरा ट्री स्क्रैच से रीबिल्ड करना पड़ेगा, सो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो द पॉइंट इज, कैन वी डू समथिंग बेटर? एंड सो देयर वर 3 साइंटिस्ट जिनके नाम के जो पहले पहले अल्फाबेट्स हैं उनके नाम पर हम AVL ट्री कहते हैं। सो AVL ट्री आर नॉट परफेक्ट बैलेंस्ड लाइक कंप्लीट बाइनरी ट्री, जिसके अंदर किसी भी ट्री के हाइट बैलेंस जो है वो 0 होते हैं। दे आर नॉट परफेक्ट बैलेंस्ड बट दे आर स्टिल बैलेंस ट्रीज। इसका मतलब है कि किसी भी दो सब ट्रीज के दरम्यान जो हाइट का डिफरेंस है वो एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो दे मेक बाइनरी सर्च ट्रीज हाइट बैलेंस। एक चीज जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एम्प्टी ट्री होती है उसकी हाइट -1 होती है, और जिस ट्री की सिंगल नोड होती है, सिर्फ रूट होती है, उसकी हाइट 0 होती है। ठीक है, सो
AVL trees are nothing but binary search trees. सो बाइनरी सर्च ट्री के जो दो इनवेरिएंट्स हैं वो दोनों यहाँ पर हैं कि जो स्मॉल वैल्यूज हैं वो टुवर्ड्स लेफ्ट होंगी, जो ग्रेटर वैल्यूज हैं वो टुवर्ड्स राइट होंगी, प्लस इट इज हाइट बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस इन हाइट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज एट मोस्ट वन, एक से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज एन एवीएल ट्री, दिस इज आल्सो एन एवीएल ट्री। व्हाई? इसकी इस नोड के पर्सपेक्टिव से जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट क्या है, -1 है, राइट सब ट्री की हाइट क्या है, 0 है, तो डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं है। दिस इज आल्सो एवीएल ट्री, दिस इज आल्सो एवीएल ट्री। फॉर एग्जांपल इस नोड के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है और राइट सब ट्री की हाइट 0 है। इस नोड के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 है और राइट सब ट्री की हाइट -1 है। इसके पर्सपेक्टिव से राइट और लेफ्ट दोनों की हाइट -1 है। सो आप देखें कि किसी भी जगह पर हाइट डिफरेंस जो है वो 1 से ज्यादा नहीं है। सो एवीएल ट्रीज आर बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज which are balanced trees. ठीक है, any questions so far? ठीक, so this is another example. So this is an AVL tree. Why this is an AVL tree? पहली बात तो ये है कि BST की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें कि किसी भी नोड के पर्सपेक्टिव से उसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर सारी स्मॉलर वैल्यूज हैं और राइट सब ट्री में ग्रेटर वैल्यूज हैं। 2 के पर्सपेक्टिव से भी सेम, लेफ्ट सब साइड के पास स्मॉल वैल्यूज हैं, राइट साइड पर ग्रेटर वैल्यूज हैं। ठीक है, सो बाइनरी सर्च ट्री प्लस किसी भी नोड के पर्सपेक्टिव से जो हाइट डिफरेंस है between the left subtree and the right subtree is not more than 1. So 5 के लिए लेफ्ट सबट्री की हाइट क्या है, इट्स 2, राइट सबट्री की हाइट क्या है, 1, डिफरेंस क्या है, 1, इससे ज्यादा नहीं है। 2 के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट सबट्री की हाइट क्या है, 0, राइट सबट्री की हाइट क्या है, 1, अगेन 8 के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट सबट्री की हाइट क्या है, 0, राइट सबट्री की हाइट क्या है, -1, क्योंकि वो नल है। ठीक है, अगेन हाइट डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं है। However, दिस इज नॉट एन AVL ट्री। उसकी रीजन क्या है, BST की प्रॉपर्टीज तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 7 की लेफ्ट साइड पर सारी स्मॉलर वैल्यूज हैं और राइट साइड पर ग्रेटर, एंड सेम गोज विद 2 एंड सो ऑन। However, 7 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट है 2 और राइट सब ट्री की हाइट इज 0, सो हाइट डिफरेंस दोनों का एक से ज्यादा है। सो दिस इज नॉट एन AVL ट्री। ठीक, सो ये जो कैलकुलेशन होती है कि जस्ट टू आइडेंटिफाई कि किसी भी नोड के पर्सपेक्टिव से जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है उनका हाइट डिफरेंस क्या है, एक से ज़्यादा तो नहीं है। हम के इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं बैलेंस फैक्टर। ठीक है, बैलेंस फैक्टर क्या होता है, बैलेंस फैक्टर इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। और दोनों ट्रीज की हाइट के अंदर जो डिफरेंस है एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो अगर लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज्यादा है और राइट की कम है तो बैलेंस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर दोनों हाइट सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा है और लेफ्ट की कम है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इससे ज्यादा, सो ये वैलिड वैल्यूज हैं बैलेंस फैक्टर की। अगर वैल्यूज इनमें से कोई है तो इसका मतलब है कि बैलेंस फैक्टर इज नॉट वायलेटेड। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बैलेंस फैक्टर 2 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड की हाइट 2 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू राइट साइड। क्यों? क्योंकि 2 तभी होगा ना कि जब लेफ्ट साइड की हाइट इतनी ज्यादा है कि लेफ्ट साइड माइनस राइट करें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। सो 2 हो गया, -2 हो गया, सो दीज वैल्यूज इंडिकेट के बैलेंस फैक्टर इज वायलेटेड। however 1 0 and -1 means कि बैलेंस फैक्टर इज नॉट वायलेटेड। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि किसी भी नोड का बैलेंस, हर नोड का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल 6 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है इसकी 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या है 0, सो बैलेंस फैक्टर इसका क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली बैलेंस फैक्टर 4 का क्या होगा, हाइट ऑफ राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री माइनस माइनस राइट सब ट्री, तो इसका बैलेंस फैक्टर इज 0। इसका बैलेंस फैक्टर इज -1 -1 जब करेंगे हम, जस्ट अ मोमेंट, तो 0 हो जाएगा इसका बैलेंस फैक्टर भी और इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 हो जाएगा, एंड दिस कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो हमने हर नोड का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अगर तो 1 0 या -1 के दरमियान है जिसका मतलब है कि वायलेशन नहीं हो रही है, और अगर वो इसके अलावा है जिसका मतलब है कि वायलेशन हो रही है। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल। लेट्स से कि 6 का बैलेंस फैक्टर क्या है। 6 का अगर बैलेंस फैक्टर देखें तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, 1 माइनस
राइट सब ट्री की हाइट क्या है 2, सो इसका बैलेंस वेक्टर इज -1। ठीक है, इसको देखते हैं, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 1, राइट सब ट्री की हाइट क्या है -1, सो ये क्या बनेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि इसका बैलेंस वेक्टर वायलेट हो रहा है, सो इसका बैलेंस वेक्टर इज नॉट गुड। इन दोनों, इसका जो लेफ्ट ट्री है और राइट सब ट्री है उसकी जो हाइट है वो 1 0 और -1 के दरमियान नहीं है बैलेंस वेक्टर, इसका मतलब है कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन सो फॉर, एनी क्वेश्चन? सर मुझे ये समझ नहीं आया किस हिसाब से हम -1 और 0 अप्लाई कर रहे हैं। का नाम क्या है, किसने सवाल किया? सर तस्बीहा। जी, क्या बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नहीं आपको समझ आया? जी ये मतलब हम कैसे ये मेजर कर रहे हैं कि यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 0 है। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। आपको बैलेंस फैक्टर का नहीं पता चला या आपको ये नहीं पता चल रहा कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है और राइट सब ट्री की कैसे? जी हाइट का ही मुझे लेकिन समझ नहीं बैलेंस आया। फैक्टर तो सिंपल है ना, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, राइट? और अगर लेफ्ट साइड की हाइट ज्यादा है तो बैलेंस फैक्टर 1 आ सकता है, दोनों की हाइट सेम है तो 0 होगा, राइट साइड की ज्यादा है तो -1 हो सकता है। मैं एक की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का हाइट डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये वैलिड वैल्यूज हैं। अलग अगर बैलेंस फैक्टर की ये वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि बैलेंस फैक्टर इज नॉट वायलेटेड। अगर बैलेंस फैक्टर की वैल्यू कोई और हो जाती है, फॉर एग्जांपल 2 हो जाती है, 2 कब होगी? जब लेफ्ट साइड की हाइट जो है वो 2 से ज्यादा है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा है, लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब है वायलेशन हो रही है। सो बैलेंस फैक्टर आपने ओके। हर नोड के लिए कैलकुलेट करना है। हाँ, अब अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि अब देखें 9 का जब हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 1 है, 1 ही है ना। और राइट सब ट्री जी आपको मैंने शुरू में बताया था कि अगर एम्प्टी ट्री हो तो उसकी हाइट क्या होती है -1 होती है। सो जी 1 माइनस -1, तो क्या बनेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो बैलेंस फैक्टर की वैलिड वैल्यूज क्या है 1 0 -1। 2 का मतलब है कि दोनों ट्रीज का जो हाइट डिफरेंस है वो 2 है, सो इसका मतलब है बैलेंस फैक्टर इज वायलेटेड है। ओके सर थैंक यू। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 6 का, अगर बैलेंस फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है, बल्कि मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, बैलेंस फैक्टर इस 6 का आपने कैलकुलेट करना है। सो लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 1 है, सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस, ये फॉर्मूला है ना, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, सो माइनस राइट सब ट्री की हाइट क्या है 2 है, 2, सो क्या बनेगा -1। इसका मतलब है वैलिड वैल्यू, बैलेंस फैक्टर वायलेट नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि 1 0 -1 इज अ वैलिड वैल्यू। -1 क्या बता रही है कि राइट साइड ज्यादा बड़ी है, ज्यादा हैवी है, बट डिफरेंस स्टिल -1 है, यानी कि राइट साइड की जो हाइट है वो सिर्फ एक बढ़ी है इन कंपैरिजन टू, एक लेवल बढ़ी है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड की जो हाइट है। ठीक है, लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स। इस नोड के पर्सपेक्टिव से इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, ये इसका राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 0 1 2 3 4, 4 है, ठीक है, ये 4 है अगर आप इनको देखें। राइट सब ट्री की हाइट क्या है, वो भी 0 1 2 3 4 है, सो 4 -4 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है बैलेंस फैक्टर इज नॉट वायलेटेड। व्हाट अबाउट दिस नोट? लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 0 1 2 2 है, माइनस राइट सब ट्री की हाइट क्या है 3 है, सो क्या बनेगा -1 बनेगा। -1 क्या बता रहा है कि राइट साइड इज मोर हैवी, बट बैलेंस फैक्टर इज स्टिल नॉट वायलेटेड, इट्स इंटैक्ट। व्हाट अबाउट दिस? राइट साइड की हाइट क्या है 1 है, लेफ्ट साइड की हाइट क्या है 2 है, 1 -2 -1 आ रहा है। इसका अगेन मतलब ये कि राइट साइड इज हैवी, बड़ी है, लेकिन स्टिल बैलेंस फैक्टर इज इंटैक्ट।
एंड आप किसी भी नोड के लिए इसी तरह बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वाले लेवल्स ना होते तो इस नोड के लिए क्या होता कि राइट साइड की हाइट, लेफ्ट साइड की हाइट क्या होती, ये भी ना होता 0, और राइट साइड की हाइट 2 होती तो क्या बनता -2। -2 का मतलब ये होता कि ये वॉलेट हो गई है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड राइट ट्री जो है सब ट्री, वो उसकी हाइट 2 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब है बैलेंस फैक्टर इज वॉयलेटेड, लेकिन वॉयलेटेड नहीं है क्योंकि वी हैव दिस लेवल। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि हमारे पास अगर दो चाइल्ड नोड्स हैं तो वो मतलब उसकी हाइट 1 हम रख रहे हैं ना, ऐसे ही है ना? हम उसकी हाइट अगर 1 एक नहीं रख मतलब रहे हैं प्रचार, हमने बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया हुआ है कि हाइट किसी भी ट्री की कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी सर, लेवल वाइज कर रहे हैं ना, हम काउंट कर रहे हैं नोड्स को नीचे की हम्म तरफ। ठीक है सर, जहाँ पे हमारे पास कोई नोड्स नहीं एंड पे आ रही हैं और एक नोड खाली आ रही होती है, तो हम वापस उसी जिस नोड के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं उसके साथ हम उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उस पर जमा कर रहे हैं। हैं दोबारा बोलिएगा। सर मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हमारे पास एक ए डी है, नोड है, तो हमने अगर उस पे के पर्सपेक्टिव से देखना है नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड पे अगर ए डी है, ए डी, जी ये वाली नोट, लेट्स अज्यूम ये वाली नोट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम हम्म चलें ए टी दे दिया, हम्म तो हमारे पास अगर हमने लेफ्ट साइड इसकी देखनी है तो इसके मुताबिक हम 0 1 2 3 एंड जी जी, 4। इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट ना, इसका लेफ्ट सब ट्री ये है ना, तो इसकी हाइट आएगी पूरी, जो भी हाइट बनती है। इस केस में 4 है, माइनस ठीक हो गया इसके राइट सब ट्री की हाइट विच इज ठीक हो ऑल्सो गया 4। सो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। इसका बैलेंस फैक्टर 0 का ये मतलब नहीं है कि इधर भी बैलेंस फैक्टर वॉयलेट नहीं हो सकता, इसका अलग चेक होगा। इसका जब चेक होगा तो इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट जो भी है 2 है मेरे ख्याल में, और फिर इसके राइट सब ट्री की हाइट जो कि 3 है। तो देखें इसका बैलेंस फैक्टर -1 है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। तो इस नोड के पर्सपेक्टिव से दोनों सब ट्रीज की हाइट डिफरेंस 0 है। इसके पर्सपेक्टिव से राइट साइड की हाइट 1 मोर है, लेकिन स्टिल बैलेंस फैक्टर वॉयलेट नहीं हो रहा क्योंकि एक का हाइट डिफरेंस वी कैन टॉलरेट। ठीक है सर, तो हमें हर हर नोड के उसके साथ जी, देखना हमें हर पड़ेगा नोड इसको। का देखना पड़ता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नाउ एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, if you don't have any questions, let's move forward. So let's assume this is an AVL tree जो कि BST है। AVL tree is always BST है, जो कि हाइट बैलेंस भी है। अगर आप किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करें तो 1 0 या -1 के दरमियान ही होगा। फॉर एग्जांपल 36 का जो बैलेंस फैक्टर है, इसकी जो लेफ्ट सब ट्री है ये वाली, इसकी हाइट क्या है? 2 है। इसकी जो राइट सब ट्री है इसकी हाइट क्या है? -1 है, सॉरी 1 है। 2 - 1 इज इक्वल टू 1। सो 36 का बैलेंस फैक्टर इज 1। ठीक है, 12 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज 1, इसकी राइट सब ट्री की हाइट इज ऑल्सो 1। सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो इसका बैलेंस फैक्टर 0 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स अज्यूम कि हम इसके अंदर एक नोड को इंसर्ट करते हैं और वो नोड क्या है? 15। सो आमतौर पर कैसे हम BST में इंसर्ट कर रहे होते हैं? हम BST में इस तरह इंसर्ट कर रहे होते हैं कि we start from the root। ठीक है, 15 is less than 36, 15 is greater than 12, 15 is less than 17। तो 15 जो नोड होगी वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब 15 यहाँ पर इंसर्ट होगा, सो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा? किसी नोड का 15 की इंसर्शन से बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है आपके ख्याल में? 15 जब मैंने इंसर्ट किया, किस नोड का बैलेंस फैक्टर चेंज होगा? सर 17 का बैलेंस 17 फैक्टर का क्या है? 17 का बैलेंस फैक्टर क्या है? इसके सर लेफ्ट इसका साइड इज 0 ही है। -1, -1 है, -1 है ना, जो नल ट्री होता है उसकी हाइट -1 होती यस है, सर, राइट यस। साइड इज 0। सो इसका बैलेंस फैक्टर है -1 0 ओके -0, तो इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1।
जब हमने 15 ऐड किया तो अब 17 का बैलेंस फैक्टर किया हुआ, लेफ्ट साइड की हाइट भी 0 है और राइट साइड की हाइट भी 0 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर -1 से क्या हो गया? 0। 0 हो गया। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है इसका बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है। अच्छा, एक्चुअली इसका बैलेंस फैक्टर और इसका बैलेंस फैक्टर भी चेंज हो सकता है जब हम किसी नोड को डालते हैं। सो जब हम किसी भी नई नोड को इंसर्ट करते हैं तो एक्चुअली वो सारी नोड्स जो कि टूवर्ड्स द रूट उस पाथ में आती हैं उनका बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है। 15 की इंसर्शन से सिर्फ 17 का चेंज हुआ है, 12 का भी नहीं चेंज हुआ, 36 का भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन हो सकता है। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। वो एग्जांपल क्या है कि लेट्स एज्यूम भी नहीं बट के लेट्स कैलकुलेट 38 का बैलेंस फैक्टर क्या है, क्या मुझे बताएगा? इसकी लेफ्ट सब ट्री की भी हाइट -1 है, राइट सब ट्री की भी हाइट -1 -1 है, सो 0 0 हो है। जाएगा। -1 -1 तो 0 हो जाएगा। 44 का बैलेंस फैक्टर क्या है? राइट साइड की हाइट 1 है, लेफ्ट साइड की हाइट 1 है, 1 -1 0, सो इसका भी 0 है। 36 का भी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था कि लेफ्ट साइड की हाइट इज 2 एंड राइट साइड की हाइट इज 1, सो 2 - 1 इज 1, सो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। बट नाउ एज्यूम कि 42 हमने इंसर्ट किया और वो यहाँ पर इंसर्ट हुआ। अब 42 की इंसर्शन से पहली बात तो ये है कि 38 का बैलेंस वेक्टर चेंज होगा, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री तो अभी भी -1 है, लेकिन राइट सब ट्री अब -1 नहीं रहा, बल्कि उसकी हाइट क्या हो गई है? 0। 0 हो गई है। तो -1 -0, सो इसका बैलेंस वेक्टर अब 0 नहीं रहा, अब इसका बैलेंस वेक्टर इज -1। ठीक है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली इसकी राइट सब ट्री, इसका बैलेंस फैक्टर जो है, मैं खाली बी लिख देता हूँ या बी एफ लिख देता हूँ, दैट इज -1। अच्छा, सेम गोज विथ 44, सो इसका बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ। 44 का बैलेंस फैक्टर पहले 0 था, अब क्या होगा? अब देखें इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या बन गई है? 1 बन गई है। राइट सब ट्री की -1 हाइट अभी भी 0 है, सो 1 - 0 इज इक्वल टू 1, सो इसका बैलेंस फैक्टर भी चेंज हो गया। 0 से क्या बन गया? 1 बन गया, इसका मतलब है इधर भी चेंज आई है। व्हाट अबाउट 36? 36 का पहले बैलेंस फैक्टर था 1, क्योंकि लेफ्ट साइड इज मोर हैवी, लेकिन अब देखें कि लेफ्ट साइड की हाइट भी 2 है और राइट साइड की हाइट भी 2 हो गई है, 2 हो गई है, तो इसका बैलेंस फैक्टर अब क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, तो इधर भी चेंज हुआ। तो वो सारी नोट्स जो कि पाथ पर आ रही थी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसर्शन पॉइंट टू द रूट, उन सारों का बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ। बट क्या 12 का बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है 42 की इंसर्शन से? नहीं, इसका नहीं बैलेंस होगा फैक्टर सर। नहीं चेंज हो सकता। सिर्फ बैलेंस फैक्टर उन नोड्स का चेंज होता है किसी भी नोड की इंसर्शन से जो कि उस पाथ पर आ रही होती हैं फ्रॉम द रूट टू दैट पर्टिकुलर इंसर्टेड नोड। ठीक है। बिकॉज सर हम हर नोड के अलग उससे देख रहे हैं ना, हर अलग नोड को। देखें, जिन जिन नोड्स की सब ट्रीज में चेंज आई है सिर्फ उन्हीं का बैलेंस फैक्टर चेंज होगा ना। 36 के सब ट्री में चेंज आई है, राइट सब ट्री के। 44 के लेफ्ट सब ट्री में चेंज आई है, 38 के सब ट्री में चेंज आई है, लेकिन 12 के सब ट्री में तो कोई चेंज नहीं आई ना। बैलेंस फैक्टर किसकी बेस पे कैलकुलेट होता है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। सो 12 के सब ट्री में कोई चेंज नहीं आई है, 7 के सब ट्री में कोई चेंज नहीं आई, 17 के सब ट्री में कोई चेंज नहीं आई, 45 के सब ट्री में कोई चेंज नहीं आई। तो जिन नोड्स के सब ट्री में कोई चेंज नहीं आई उनका बैलेंस फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 42 की इंसर्शन से वाकई ही बैलेंस फैक्टर चेंज हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 42 की इंसर्शन से बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है उन सारी नोड्स का जो उस पाथ पर है। जैसे 15 की इंसर्शन से 17, 12 एंड 36, ये वो 3 नोड्स थी जिनका बैलेंस फैक्टर सॉरी, ये वो नोड्स थी जिनका बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि 36 के सब ट्री में चेंज आई है, 12 के सब ट्री में चेंज आई है, 17 के सब ट्री में चेंज आई है। इधर नहीं हो सकता, इसके सब ट्री में कोई चेंज नहीं आई, इधर के सब ट्री में 15 के इंसर्शन से कोई चेंज नहीं आई। हाँ, बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकने का मतलब ये नहीं है कि बैलेंस फैक्टर एक्चुअली चेंज भी हो। इस केस में सिर्फ 17 का चेंज हुआ था, बाकी 12 और 36 का इंटैक्ट रहा था। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है जी। सर। फॉर एग्जांपल अगर इतनी इंसर्शन हो जाती हैं तो क्या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो
AVL ट्री ही ना रहे? हैं? AVL ट्री क्यों नहीं रहेगा? मतलब उसमें उसका बैलेंस फैक्टर जी, बिल्कुल, ग्रेटर बिल्कुल हो सही। जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं 42 के आगे कुछ और डाल दूं, सो ये AVL ट्री नहीं रहेगा क्योंकि बैलेंस फैक्टर वायलेट होना शुरू हो जाएगा। 38 पर ही वायलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट सब ट्री -1 है, राइट सब ट्री 1 है, तो -1 जो होगा वो -2 बन जाएगा। सो इवन यहीं पर वायलेट हो जाएगा, तो ये AVL ट्री नहीं रहेगा। और उसके लिए इसीलिए जब भी हम कोई नोड इंसर्ट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कहाँ कहाँ बैलेंस फैक्टर वायलेट हुआ, और फिर हमने उस वायलेशन को फिक्स भी करना होता है ताकि हमारा रिजल्टेंट ट्री दोबारा AVL ट्री हो जाए। ठीक है? यस सर। ठीक हो गया। सो वही चीज़ जो आपने अभी की है वही होगा कि टू मेंटेन द हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी ऑफ AVL ट्री, हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई नोड इंसर्ट करते हैं, हम उस ट्री के ऊपर अगर वायलेट हो रही है बैलेंस फैक्टर, तो हम उस ट्री को एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि वो दोबारा AVL ट्री बन जाए। सो आई कैन एक्सप्लेन यू। लेट्स एज्यूम ये एक आपका AVL ट्री था। यू कैन चेक योरसेल्फ, बट यहाँ पर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर वायलेट नहीं हो रहा था। और हमने अब एक नई नोड इंसर्ट करनी है 23 इज लेस देन 36, इट्स ग्रेटर देन 12, इट्स ग्रेटर देन 17, इट्स लेस देन 27। सो 23 जो है यहाँ पर कहीं इंसर्ट होगी अकॉर्डिंग टू द इंसर्शन एल्गोरिथम जो हमने BST के केस में पढ़ा था। 23 अब 23 की इंसर्शन से किन किन नोड्स का बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है? 27 का हो सकता है क्योंकि इसके सब ट्री में चेंज आई है, 17 का हो सकता है, 12 का हो सकता है और 36 का हो सकता है। इन नोड्स का बैलेंस फैक्टर चेंज नहीं हो सकता, इनका भी नहीं चेंज हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके सब ट्रीज के अंदर कोई चेंज नहीं आई है। सिर्फ उन नोड्स का चेंज हो सकता है जो रूट से 23 तक जो भी पाथ बनता है उसके ऊपर है। सो लेट्स सी इनमें से किस किस नोड का बैलेंस फैक्टर वायलेट हुआ है। 27 का जो न्यू बैलेंस फैक्टर होगा वो क्या होगा? इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट अब 0 है, राइट सब ट्री की -1 है, तो इसका न्यू बैलेंस फैक्टर इज एक्चुअली 1, जो कि फाइन है। 17 का बैलेंस फैक्टर क्या है कि इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या थी? -1, और राइट सब ट्री की हाइट क्या है? 1। सो -1 इज इक्वल टू -2। सो इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो वायलेट हो गया 17 का। What about 12? 12 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज 1, राइट सब ट्री की हाइट इज 2, so 1 minus 2 is -1, इसका भी वायलेट नहीं हुआ। What about 36? 36 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट अब 0, 1, 2, 3 हो गई है, और राइट सब ट्री की हाइट सिर्फ 1 है, so 3 minus 1, 2, so 36 की भी वायलेशन हो रही है। So हमने देखा कि बैलेंस फैक्टर 17 का वायलेट हो रहा है एंड 36 का हो रहा है, जबकि 12 का वायलेट नहीं हो रहा और 27 का भी बैलेंस फैक्टर वायलेट नहीं हो रहा। 17 का बैलेंस फैक्टर वायलेट हो रहा है एंड 36 का वो हो रहा है। 17 का बैलेंस फैक्टर -2 है क्योंकि ये -1, और 36 का बैलेंस फैक्टर इज 2। ठीक है? सो ये दो नोड्स हैं जिनका बैलेंस फैक्टर वायलेट हो रहा है जब हमने एक नई नोड इंसर्ट की 23। क्योंकि इन दोनों नोड्स का बैलेंस फैक्टर वायलेट हो रहा है, तो अब ये जो रिजल्टेंट ट्री है दिस इज नॉट एन AVL ट्री। अब हमें इस ट्री को ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंस के अंदर कि जो हमारा रिजल्टेंट ट्री हो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो AVL ट्री हो जाए। ठीक है? सो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगेगी? पहली बात तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली बैलेंस फैक्टर की वायलेशन को फिक्स करता है, और हम किस नोड पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं? विच इज नियरेस्ट टू द इंसर्टेड नोड। सो हम 17 पर जो बैलेंस फैक्टर वायलेशन हुई है ट्रांसफॉर्मेशन से इसको फिक्स करेंगे। अगर 17 का बैलेंस फैक्टर फिक्स हो गया तो ऑटोमेटिकली 36 का बैलेंस फैक्टर फिक्स हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि देखें 17 पर जो बैलेंस फैक्टर वायलेशन हो रही थी वो 23 की इंसर्शन से हो रही थी क्योंकि इसके सब ट्री में कुछ इंसर्शन थी। अगर मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली 36 की वायलेशन भी फिक्स हो जाएगी क्योंकि 36 की वायलेशन उसी रीजन की वजह से हुई है जिस रीजन की वजह से 17 की वायलेशन हुई है। सो हम उसको सिर्फ एक जगह पर फिक्स करेंगे, और किस जगह पर फिक्स करेंगे? उस नोड पर फिक्स करेंगे विच इज नियरेस्ट टू द इंसर्टेड नोड। ठीक है? सो हमें 17 पर करना है। So far so good. कोई क्वेश्चन? यस यस सर, ये पूछना था कि अगर हम 23 को 17 पे के साथ ले आए, क्या मतलब उसके किसको लेफ्ट 17 के नोड साथ ले बना आए? दें। 23 को? यस सर, मतलब फिक्स करने के देखें लिए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी वो मैं आप बाद में बताऊंगा, लेकिन ये चीज आपको समझ आ गई
कि जब भी हम नोड इंसर्ट करते हैं तो किन नोड्स की वॉयलेशन हो सकती है, और किस नोड को फिक्स करें तो सारी वॉयलेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, सारी जी सर, ये वॉयलेशन फिक्स क्लियर हो है। जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब चेंज कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है? एक्चुअली देयर आर 4 रोटेशंस जिनको हम करते हैं, जिससे जो भी इम्बैलेंस होता है, जो भी बैलेंस फैक्टर की वॉयलेशन होती है, वो फिक्स हो जाती है। ठीक है। दो को हम सिंगल रोटेशंस कहते हैं, एक है राइट रोटेशन, एक है लेफ्ट रोटेशन। और दो को हम डबल रोटेशंस कहते हैं, जिसको लेफ्ट राइट रोटेशन एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है। तो फर्स्ट आज हम फोकस सिर्फ सिंगल रोटेशंस के ऊपर करेंगे कि सिंगल रोटेशंस क्या होती हैं जो किसी भी बैलेंस फैक्टर को की वॉयलेशन को वो कर वॉयलेशन को जो है ना वो सेटिस्फाई कर देती है। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रोटेशन, जिसको हम राइट रोटेशन कहते हैं। अच्छा, रोटेशन का पर्पस क्या है? देखें, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक नोड है 9 का, अगर आप बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज 1 माइनस राइट सब ट्री की हाइट इज -1। सो इसका बैलेंस फैक्टर इज 2, वॉयलेशन हुई हुई है। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड की हाइट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट करते हैं ना। सो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि ये वाली साइड बढ़ी है। सो हमें रोटेट किस साइड पर करना चाहिए? अगर लेफ्ट साइड बढ़ी है तो हमें राइट को रोटेट करना चाहिए, ताकि क्या हो कि लेफ्ट साइड जो बढ़ी है, जब राइट की तरफ रोटेशन होगी, सो जो लेफ्ट साइड हैवी है या बढ़ी है वो फिक्स हो जाएगी। सो रोटेट क्या करेंगे कि 8 जो है वो क्या बन जाएगा? वो एक्चुअली रूट बन जाएगा, 9 उसका एक चाइल्ड बन जाएगा, और 7 तो ऑलरेडी उसके साथ कनेक्टेड है। सो हमने एक तरह की राइट रोटेशन कर दी, और इससे क्या हुआ कि आपकी जो इम्बैलेंस थी, जो आपकी लेफ्ट सब ट्री हैवी हुई हुई थी, ये वाली सब ट्री राइट रोटेशन की वजह से वो हैवी नहीं है। अब अगर आप इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें 8 का, वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज 0, राइट सब ट्री की हाइट इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। क्लियर? सो दैट्स एक्चुअली द मेन आइडिया जब हम ट्रांसफॉर्मेशन या रोटेशन की बात करते हैं। सो मोर प्रिसाइजली लेट्स लुक एट राइट रोटेशन, जिसको हम आर रोटेशन भी कहते हैं। राइट रोटेशन कैसे होती है कि अगर हमने इस ट्री के ऊपर राइट रोटेशन करनी है तो होगा सिर्फ ये कि बी जो है वो रूट बन जाएगा, बी का राइट चाइल्ड जो है वो उसका जो पेरेंट था ए वो बन जाएगा, और लेफ्ट चाइल्ड उसका एज इट इज रहेगा। अगर बी का कोई ऑलरेडी राइट चाइल्ड होता है एक्स, सो अब बी का राइट चाइल्ड तो ए बन गया, तो एक्स का क्या बनेगा? एक्स विल बी इनहेरिटेड बाय ए एज द लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है। लॉजिक तो ये है कि राइट रोटेशन, एक तो लॉजिक ये है जैसे कि आमतौर पर राइट रोटेशन उस वक्त करते हैं जब आपका लेफ्ट सब ट्री ना ज्यादा हैवी हो, कि लेफ्ट साइड के ऊपर ज्यादा नोड्स हो, उसकी लेंथ ज्यादा हो, तो राइट रोटेशन करते हैं ताकि बेसिकली राइट साइड के ऊपर भी कुछ नोड्स शिफ्ट हो जाए। अच्छा, अब देखें ए के लेफ्ट के ऊपर बी है, इसका मतलब है कि ए से छोटी वैल्यू है बी की, क्योंकि हमें पता है कि बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या है कि लेफ्ट साइड के ऊपर छोटी वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब है कि बी के राइट में ए आ सकता है, क्योंकि बी की वैल्यू ए से कम छोटी है। सो ए बी के राइट में आ सकता है ना, क्योंकि राइट साइड के ऊपर हमेशा बड़ी वैल्यूज चाहिए। तो अगर ए इज 10 एंड बी इज लेट्स से 5, सो बी के राइट के अंदर ए तो आराम से आ सकता है, ए 10 बी के राइट पर आ सकता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि बी का जो राइट चाइल्ड था जिसकी जगह ए ने ली है, अगर होता वो करेक्ट है अ, सर। ये भी बी से ज्यादा है, तो एटलीस्ट इसकी वैल्यू, और ये ए से कम है, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू या तो 6 से लेकर 9 के दरमियान हो सकती है। उसकी रीजन क्या है कि ये 10 से कम है तभी लेफ्ट साइड पर है ए के, और ये बी से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसीलिए ये उस बी के राइट साइड पर है। सो अगर 6 से 9 की वैल्यूज हों इसकी, तो वो ए के लेफ्ट में आराम से आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो ए से छोटा है ना, और अभी भी ए के लेफ्ट में। सो इसलिए दिस इज अ वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट रोटेशन जिसे कहते हैं, कि बी का राइट चाइल्ड ए बन गया, और बी का अगर कोई राइट चाइल्ड था तो वो ए का लेफ्ट चाइल्ड बन गया। दिस इज अ राइट रोटेशन। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल कि हमने 6 को इंसर्ट करना था, रूट से हम स्टार्ट किए, 36 से छोटा है,
6 12 से छोटा है, 7 से छोटा है, 3 से बड़ा है, तो 3 के राइट के अंदर 6 इंसर्ट हो गया। 6 की इंसर्शन से कौन सी नोड्स हैं जिनकी वॉयलेशन हो सकती है? 3 है, 7 है, 12 है, 36 है। सारी वो नोड्स जो रूट से 6 के पाथ के ऊपर आती हैं। इन सब का बैलेंस फैक्टर हमने चेक करना है। अगर मैं सबका बैलेंस फैक्टर चेक करूं तो 3 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? -1 -0, सो ये -1 है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं खुद। लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। 7 का बैलेंस क्या है? 1 - 0 इज इक्वल टू 1, तो दोनों वॉयलेट नहीं हुए। 12 का बैलेंस फैक्टर क्या है? लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2 - 1, सो ये भी 1 है, ये भी वॉयलेट नहीं हुआ। 36 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0 1 2 3, 3 - 1 2, सो 36 का बैलेंस फैक्टर वॉयलेट हो गया। ये वो नोड है जहां पर वॉयलेशन आई है, ना 3 पर आई है, ना 7 पर, ना 12 पर, 36 पर वॉयलेशन आई है। सो एक्चुअली 36 इज द नोड जहां पर वॉयलेशन हुई है। सो एक ही नोड है। अगर मल्टीपल नोड्स होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल 7 पर भी वॉयलेशन होती है और 36 पर भी होती, तो हम कहां पर फिक्स करते? 7 पर फिक्स करते। लेकिन क्योंकि 36 पर वॉयलेशन हुई है, एक ही नोड है, तो हमें 36 पर ही फिक्स करना है। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा राइट रोटेशन लगानी है? क्योंकि मैंने आपको बताया 4 तरह की रोटेशंस हैं, बाकी 3 रोटेशंस अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन स्टिल 4 रोटेशंस हैं, तो हमें ये भी तो आइडेंटिफाई करना है ना कौन सी रोटेशन लगानी है। सो एक्चुअली राइट रोटेशन उस वक्त लगती है जब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड इज हैवी। अब 36 के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें कि इसके लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री के अंदर इंसर्शन हुई है, यही है ना कि 36 का जो लेफ्ट साइड चाइल्ड था उसके लेफ्ट साइड पे इंसर्शन हुई है, जिसकी वजह से 36 जो है वहां पर वॉयलेशन हो रही है। सो क्योंकि लेफ्ट साइड इज हैवी, सो हम इसे राइट रोटेशन करेंगे। कैसे होगी? 12 जो है वो रूट बन जाएगी, 12 का राइट चाइल्ड जो होगा वो 36 आ जाएगा। ऑफ कोर्स 36 के साथ जो भी उसके पूरा सब ट्री जो होगा वो अकॉर्डिंगली ट्वेल्व का लेफ्ट चाइल्ड एज इट इज रहेगा। लेकिन 12 का तो राइट चाइल्ड भी था, जो राइट चाइल्ड था वो अब 36 बन गया हुआ है, तो राइट चाइल्ड जो 12 का है वो 36 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट ट्री होगा। अब आप अगर इस पर 36 का बैलेंस फैक्टर देखें, सो वो क्या है? 1 - 1 0, तो वायलेशन नहीं हो रही है। आप 12 का बैलेंस फैक्टर देखें तो वो भी क्या होगा कि 2 सर माइनस 36 का, एक्सक्यूज मी सर, 2 माइनस 1 सेकेंड 2 0 जी। सर 36 का लेफ्ट साइड 23 नहीं आएगा, आपने 12 लिखा है यहाँ पे। यू आर राइट, पता नहीं मैंने क्यों 12 लिख दिया, 23 होगा। क्लियर हो गया? ये जो 23 है ये वाला एक्चुअली, क्योंकि जो 12 का राइट चाइल्ड है वो 36 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। सो दिस इज हाउ राइट रोटेशन वर्क्स, कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साइड हैवी है, और वो कैसे होता है कि 36 के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। हम सिर्फ 2 लेवल्स तक जाते हैं, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में। ऑफ कोर्स 3 के राइट साइड पर हुई है, लेकिन हमने 36 के पर्सपेक्टिव से देखा तो लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री के अंदर इंसर्शन हुई है। सो इसका मतलब है कि 36 के पर्सपेक्टिव से जो बैलेंस फैक्टर वायलेशन हुआ है वो लेफ्ट साइड की हैवी होने की वजह से हुआ है, तो हम राइट रोटेशन करेंगे। और राइट रोटेशन कैसे होती है वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि बी रूट बन जाएगा, बी का राइट चाइल्ड ए बन जाएगा, और बी का जो राइट चाइल्ड होगा वो ए का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, सो अगेन लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जब भी इंसर्शन होगी सो हमेशा राइट रोटेशन होगी। सो दिस इज राइट रोटेशन। These are some examples of the right rotation. I would propose, क्योंकि आमतौर पर मैं ये एग्जाम्पल जो है क्लास में खुद करवाता होता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा ऑनलाइन लेक्चर जा रहा है तो आई वुड रियली प्रपोज कि आप इसको खुद करें,
कि ये राइट रोटेशन इन केसेस के अंदर कहाँ होंगी। 7 की इंसर्शन से वॉयलेशन कहाँ पर हो रही है, 17 पर हो रही है। क्यों वॉयलेशन हो रही है, 1 माइनस सॉरी 2 माइनस 0, तो यहाँ पर 2 है इसका बैलेंस फैक्टर, तो हो रही है। तो क्यों हो रही है कि लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई थी, तो हमें कौन सी रोटेशन लगानी है, राइट लगानी है। 9 रूट बन जाएगा, 9 का जो लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, वो 17 बन जाएगा, और उसका जो राइट चाइल्ड था 15, वो 17 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। और अगर अब आप देखें तो वॉयलेशन फिक्स हो गई। एंड सेम गोज विद दिस एग्जांपल एज वेल। लेफ्ट रोटेशन क्या होती है, लेफ्ट रोटेशन उसके बिल्कुल रिवर्स होती है कि लेफ्ट रोटेशन कब करेंगे, जब राइट साइड इज हैवी, तो आपने लेफ्ट पर रोटेट करना है। कि अगर किसी भी नोड की वॉयलेशन इस वजह से हो रही है कि राइट सब ट्री में ज्यादा हाइट है, तो आप उसको लेफ्ट साइड पर रोटेट कर दें, तो होगा क्या, अगेन बी जो है वो रूट बन जाएगी, बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो ए बन जाएगा, और अगर बी का कोई लेफ्ट चाइल्ड होता एक्स, वो ए का राइट चाइल्ड बन जाएगा। अगेन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बी ए के राइट साइड पर है, इसका मतलब है कि अगर ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू उससे ज्यादा होगी। लेट्स अज्यूम बी की वैल्यू 20 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी के लेफ्ट में ए आ सकता है, क्योंकि बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तभी ए के राइट में है ना। अच्छा, बी के जो लेफ्ट में होती वैल्यू, ये ए से तो बड़ी होगी, क्योंकि जरी बात है राइट पर है। लेकिन बी से छोटी है, तो ये वैल्यू 11 से 19 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, कि ए से बड़ी है बट बी से छोटी है। 11 से 19 अगर कोई भी वैल्यू हो तो वो ए के राइट के अंदर आ सकती है, क्योंकि बी से छोटी है, बी के लेफ्ट में ही है। ए के राइट में इसलिए जाएगी कि ए से बड़ी है, ठीक है। दिस इज अ करेक्ट। लेफ्ट रोटेशन तभी होती है जब राइट साइड हैवी हो, ठीक है, और बिल्कुल रिवर्स है जो राइट रोटेशन करवाई थी उसकी हमें। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। हमने 67 को इंसर्ट किया। ऑफ कोर्स वो यहीं पर इंसर्ट होगा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम रूट। 36 से बड़ा है, 57 से बड़ा है, 73 से छोटा है, 62 से बड़ा है, तो 62 के राइट पर इंसर्ट होगा। इसकी इंसर्शन की वजह से किस किस नोड की वायलेशन हो सकती है, 62 की, 73 की, 57 की एंड 36 की। इन 4 नोड्स की वायलेशन हो सकती है। 62 की जो वायलेशन है, बैलेंस फैक्टर है, वो 62 का बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है, यानी कि इन सारी नोड्स का हो सकता है, बाकियों का नहीं हो सकता। 62 का बैलेंस फैक्टर क्या बनेगा, 8 -1 -0, सो -1 है, इंटैक्ट है। 73 का क्या होगा, 1 -0, कोई मसला नहीं है। 57 का क्या होगा, 1 -2, अगेन कोई इश्यू नहीं है। 36 का क्या होगा, 1 -3 इज इक्वल टू -2। सो इधर वायलेशन हो रही है, बाकी किसी नोड पर वायलेशन नहीं हो रही है। अगर किसी और नोड पर भी वायलेशन होती तो फिर हम उस नोड को वायलेशन को फिक्स करते जो कि 67 से करीब थी, बट क्योंकि हुई ही वायलेशन एक नोड पर है, तो हमें 36 को ही रिजॉल्व करना है। अच्छा, वायलेशन हुई क्यों है, वायलेशन इसलिए हुई है कि 37 के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है, यानी कि 36 के पर्सपेक्टिव से वायलेशन की जिम्मेदारी क्या है, या वायलेशन की रीजन क्या है कि राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई, जिसकी वजह से वायलेशन हुई। हमें कौन सी रोटेशन चाहिए, हमें लेफ्ट रोटेशन चाहिए। अब लेफ्ट रोटेशन कैसे होगी कि 57 जो है वो आपका रूट बन जाएगा, 57 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 36 बन जाएगा। ठीक है, और उसका जो राइट चाइल्ड था 73 वाला, वो एज इट इज आ गया। फिफ्टी सेवन का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो 36 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू। और अब आप किसी का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें तो आपको कहीं भी वायलेशन नजर नहीं आएगी। सो दैट्स हाउ द लेफ्ट रोटेशन वर्क्स, ठीक है, कि दिस इज हाउ द लेफ्ट रोटेशन वर्क्स। और उसकी रीजन क्या होती है हमेशा, कि राइट चाइल्ड के
राइट सब ट्री के अंदर इंसर्शन हुई तो यू हैव टू डू लेफ्ट रोटेशन। एनी क्वेश्चन सो फॉर? क्लियर सर? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब चक्कर ये है कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब लेट्स डू सम रोटेशन हियर कि इधर वॉलेशन हो रही है 21 के ऊपर, और क्यों वॉलेशन हो रही है कि उसके लेफ्ट चाइल्ड में इंसर्शन हुई है। अगर मैं इसके ऊपर राइट रोटेशन लगाऊं तो क्या होगा कि 6 जो है वो रूट बन जाएगी, 6 का जो राइट चाइल्ड है वो 21 बन जाएगा, और 6 का असल में जो राइट चाइल्ड था वो 21 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। यही होगा। अगर मैं इसको देखूं तो अभी भी 6 पे वॉलेशन हो रही है, -1 -1, सो -2 है 6 का बैलेंस वेक्टर। तो जो पहले 21 पे वॉलेशन हो रही थी वो अब 6 पे वॉलेशन हो रही है, तो मेरी राइट रोटेशन से तो फायदा ही नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। यस सर। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि राइट रोटेशन की मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री अगर इधर कोई इंसर्शन होती, उसकी वजह से वॉलेशन होती, तो हम राइट रोटेशन लगाते। लेकिन इधर तो लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन की वजह से नहीं वो हुई। सो इसका मतलब है कि राइट रोटेशन इज नॉट सफिशिएंट हियर। सिमिलरली अगर मैं कोई और एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल को पिक करूं कि यहाँ पर 21 में वॉयलेशन हो रही है, क्यों हो रही है कि लेफ्ट चाइल्ड में इंसर्शन हुई है लेकिन उसके लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन नहीं हुई है। इधर कहीं इंसर्शन होती तो उसके राइट सब ट्री में हुई है, तो इधर अगर मैं लेफ्ट की वजह से राइट रोटेशन लगाऊंगा तो यू विल सी कि ये राइट रोटेशन मैंने लगाई, इससे स्टिल 6 के ऊपर वॉयलेशन होगी। 6 के राइट लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज 0, राइट सब ट्री की हाइट इज 2, सो 0 - 2 2 है, अभी भी वॉयलेशन हो रही है। उसकी रीजन ये है कि राइट रोटेशन इज ओनली गुड अगर लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इधर कहीं इंसर्शन हो, लेकिन अगर लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है तो राइट रोटेशन इज नॉट इनफ। क्लियर हुआ कि जो हमारी दो रोटेशन हमने अभी तक पढ़ी हैं, एक राइट रोटेशन है, एक लेफ्ट रोटेशन है। राइट रोटेशन कब आएगी? जब लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन होगी। आप देखें इंसर्शन इस साइड पर हो रही है, अगर इंसर्शन इधर होती सो तब राइट रोटेशन ना लगती। लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री राइट रोटेशन हो गई। सिमिलरली लेफ्ट रोटेशन में हमने क्या किया, राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री अगर इधर होती तब नहीं, राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में तो लेफ्ट रोटेशन आएगी। लेकिन ये जो केसेस हैं, ये वाले केसेस के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है, इनको हम कहते हैं इनसाइड केसेस। ये वो केसेस हैं जिनके लिए एक रोटेशन नहीं, दो रोटेशन हमें डालनी पड़ती हैं। पहले हमें लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी। क्यों लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी? क्योंकि ये जो राइट सब ट्री है इसको फिक्स करना पड़ेगा। पहले लेफ्ट रोटेशन होगी, फिर राइट रोटेशन होगी, सो दो रोटेशन हमें करनी पड़ेंगी। दो रोटेशंस कैसे होती हैं कि पहले हम लेफ्ट रोटेशन जो हमने पढ़ी थी वो लगाते हैं, फिर हमने राइट रोटेशन जो पढ़ी है वो लगाते हैं। ये जब दोनों रोटेशंस लगती हैं तो उसके बाद फिक्स हो जाता है लेफ्ट रोटेशन एंड देन राइट रोटेशन। लेट्स हैव एन एग्जांपल, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहां पर लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई। राइट सब ट्री में हुई है तो पहले इसको अपोज करने के लिए वी विल हैव हियर लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन किस पर लगेगी? 6 पर लगेगी। लेफ्ट रोटेशन क्या होती है कि 21 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 21 पर तो अभी कोई रोटेशन नहीं लग रही है। हमने क्या किया कि जब लेफ्ट रोटेशन लगाई तो 14 रूट बन गया, और 14 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या बन गया? 6 बन गया। ठीक है, उसके बाद इसको फिक्स करने के लिए ये लेफ्ट साइड को हम राइट रोटेशन लगाएंगे, और राइट रोटेशन 21 पर लगेगी। अब क्या होगा राइट रोटेशन से कि 14 विल बी द रूट, इसका राइट सब ट्री इज 21 एंड लेफ्ट सब ट्री इज 6। अब मुझे बताएं वॉयलेशन कंप्लीट, बैलेंस फैक्टर वॉयलेट हुआ है? नहीं हुआ।
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको 2 रोटेशंस लगानी है। सेम हियर 21 पे वायलेशन हुई है, क्यों? लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री। सो पहले इसको फिक्स करने के लिए यहां पर लेफ्ट रोटेशन लगेगी, फिर इसको फिक्स करने के लिए यहां पर राइट रोटेशन लगेगी। सो लेफ्ट रोटेशन किस पर लगेगी? 6 पर। राइट रोटेशन किस पर लगेगी? 21 पर। सो पहले लेफ्ट रोटेशन लगाते हैं 6 के ऊपर। जब हम लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे 21 तो खैर एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम 6 के ऊपर लगा रहे हैं। 26 है, 6 पर जब लगा रहे हैं तो क्या होगा कि 18 रूट बन जाएगा। लेफ्ट रोटेशन लगा रहे हैं तो 18 का लेफ्ट चाइल्ड 6 बन जाएगा। 18 का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो 6 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमने लेफ्ट रोटेशन की तो ये वाला ट्री आ गया। अब हमें राइट रोटेशन करनी है, और किस पर करनी है? मैंने जैसे कहा था 21 पर। सो राइट रोटेशन क्या होगी कि 18 रूट बन गया, उसका राइट चाइल्ड 21 बन गया। क्योंकि 18 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो 21 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं बनेगा, तो ये आपकी कोई बैलेंस फैक्टर वायलेट नहीं हो रहा। सो आपको डबल रोटेशंस लगानी पड़ती हैं इस केस के अंदर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सो अगेन कंडीशन क्या है कि अगर लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री के अंदर इंसर्शन हुई, सो आपको 2 रोटेशंस लगानी है। पहले लेफ्ट लगानी है, फिर राइट लगानी है। ये ऑपोजिट पढ़ा जाता है। राइट लेफ्ट रोटेशन जो होती है कि पहले आपको, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। सो पहले आप लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे, फिर आप राइट रोटेशन लगाएंगे। पहले लेफ्ट रोटेशन लगेगी, फिर राइट रोटेशन लगेगी। नाम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि अगर 21 पे वायलेशन की रीजन लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन है, सो पहले आप इसको फिक्स करने के लिए लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे 6 के ऊपर, फिर इसको फिक्स करने के लिए राइट रोटेशन लगाएंगे 21 के ऊपर। सो इसको हम कहते हैं डबल रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन एग्जैक्टली वही है जो हमने पढ़ी है, लेकिन यहां पर हमें दोनों रोटेशंस को लगाना पड़ेगा, पहले लेफ्ट फिर राइट। ठीक है, और उसकी यस रीजन सर। क्या है? उसकी रीजन क्या है? देखिए 21 के परस्पेक्टिव से लेफ्ट साइड इज हैवी, 6 के परस्पेक्टिव से राइट साइड इज हैवी। यूं ही हो रहा है ना, 21 के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है, तो राइट साइड इज हैवी, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। और 21 के परस्पेक्टिव से लेफ्ट साइड इज हैवी, तो उसको करने के लिए हम राइट रोटेशन लगाएंगे। ये इसका मेन आइडिया। ठीक है, दूसरी डबल रोटेशन क्या है कि अगर किसी नोट पर जैसे 36 पर वायलेशन हुई है और उसकी रीजन क्या है कि राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है, तो 72 के लिए कौन सी साइड हैवी है? लेफ्ट साइड। तो 72 पर कौन सी रोटेशन लगेगी? राइट रोटेशन लगेगी। 36 के लिए कौन सी साइड हैवी है? राइट साइड। तो 36 पर कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट रोटेशन लगेगी। ठीक है, सो पहले हम राइट रोटेशन लगाएंगे, तो जब हम राइट रोटेशन लगाएंगे 36 तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि राइट रोटेशन 72 पर लग रही है, तो 52 क्या बनेगा? वो रूट बन जाएगा। उसका जो राइट चाइल्ड है वो 72 बन जाएगा। 72 का जो पूरा सब ट्री है वो एज इट इज इधर आ जाएगा। अब मसला क्या है, 53 का जो राइट चाइल्ड था वो 72 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। अब ये तो हमने राइट रोटेशन लगा दी, क्योंकि अब हमें लेफ्ट रोटेशन 36 पर लगानी है। तो जब लेफ्ट रोटेशन लगेगी 36 पर, तो 53 जो है वो रूट बन जाएगा, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 36 बन जाएगा। 36 वाला सब ट्री एज इट इज आ जाएगा।
और 36 का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो, सॉरी 53 का जो लेफ्ट चाइल्ड था, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड, गलत हो गया। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ गलत कर दिया था थोड़ा सा। तो एक्चुअली ये 12 है और इसके नीचे फिर ये है 7 एंड 23। सो 53 का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो 36 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। सो अगर आप इस ट्री को देखें तो देयर इज नो वायलेशन, क्या ये भी बैलेंस वेक्टर, ठीक है। सो एक्चुअली दीज आर ऑल फॉर रोटेशन। सो अगेन ये वाली रोटेशन कब होगी, अगर राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है, पहले आप लेफ्ट साइड को कंपनसेट करने के लिए राइट रोटेशन लगाएंगे और फिर आप राइट साइड को कंपनसेट करने के लिए लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। सो ये 4 केसेस थे जो हमने पढ़े हैं रोटेशन के। सिंगल रोटेशंस को आउटर केसेस भी कहते हैं कि लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई तो राइट रोटेशन लग गई, राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई तो लेफ्ट रोटेशन लग गई। So these are single cases. Then दूसरे केसेस क्या हैं जिनको हम डबल रोटेशन वाले केसेस कहते हैं, इनसाइड केसेस। लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई, so पहले आप लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे फिर आप राइट रोटेशन लगाएंगे। और अगर राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में हुई तो पहले आप राइट रोटेशन लगाएंगे फिर आप लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे, ठीक है। ये ऑपोजिट पढ़ते हैं, कहते हैं इसको आरएल है, लेकिन एक्चुअली पहले लेफ्ट रोटेशन लगती है, किस पर लगेगी 6 पर, फिर राइट रोटेशन लगती है, किस पर लगेगी 21 पर, ठीक है। और इसको एलआर पढ़ते हैं, पहले कौन सी रोटेशन लगती है, लेफ्ट राइट लगती है 72 पर, फिर लेफ्ट लगती है 36 के ऊपर, ठीक है। सो दीज आर द 4 रोटेशंस। कोई क्वेश्चन सो फॉर? So if you don't have any questions, so I will stop here. मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप इन रोटेशंस को एक दफ़ा जब तक, क्योंकि these are very confusing, तो एग्जैक्टली सर। जब तक आप खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको उस तरह समझ नहीं आएगा। मैंने आपको बेसिक आइडियाज़ तो बता दिए एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन आपको खुद इसको अच्छे तरीके से 4-5 दफ़ा जब तक नहीं करेंगे सो इट विल नॉट वर्क। हमारे पास मैंने एक काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल बनाई है, मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, आप इसको भी कर सकते हैं। और ये कल मीन्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सैटरडे को हम इस एग्जाम्पल को गो थ्रू भी डिटेल में करेंगे, ठीक है, कि ये किस तरह इंसर्शंस होती हैं ट्री के अंदर। एंड देन वी विल स्टार्ट विद एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन के एवीएल ट्री को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना, ठीक है। So that's it for now. If you have any questions, you can ask. Otherwise, I will continue with the attendance.